नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को होने वाली 10वीं दौर की बातचीत पर यह संशय बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि मीटिंग को लेकर सरकार ने बुधवार को सीनियर अफसरों और वकीलों से चर्चा की। वकीलों की सलाह और सभी कानूनी पहलुओं पर यह विचार के बाद आज अंतिम फैसला लिया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि 15 जनवरी को यानी कि कल सरकार और किसानों के बीच ये बातचीत होने वाली है। किसानों ने कहा है कि वो सरकार से बातचीत करने को लेकर तैयार है, लेकिन किसान जत्थेबंदियों ने साफ किया है कि वो किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि कमेटी सरकार के लिए ही काम करेगी। वहीं एक्सपर्ट कमेटी को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नियुक्ति संबंधी को ये कोई पत्र नहीं मिला है। और इससे पहले बुधवार को दिल्ली बॉर्डर पर किसान जत्थेबंदियों की दिन भर बैठकों का ये दौर चला। किसान संगठनों ने ये दावा किया है कि लोहड़ी पर पंजाब समेत पूरे देश में 20,000 से ज्यादा जगहों पर कृषि कानूनों की एक कॉपी जलाई गई है। और किसान नेता हरमीत सिंह ये कादिया ने बताया है कि बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 18 जनवरी को महिलाएं देश भर में हर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। वहीं परेड को लेकर पंजाब में किसान जत्थेबंदियों के सदस्य और ग्रामीण बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और वहीं सुबह शाम घर घर जाकर किसान परिवारों को जागरूक किया जा रहा है और प्रदेश भर में वॉलंटियर्स की भर्ती की जा रही है। महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर ये प्रैक्टिस कर रही है और दोबारा में जहां हर गांव से 10 से 20 ट्रैक्टर ले जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं अगर बात करें पंजाब के संगरूर के गांव ये भल्लर हेड़ी में फैसला लिया गया है कि वहां गांव के हर परिवार का एक सदस्य दिल्ली जाएगा। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर हेमा मालिनी ने एक बयान दिया था, लेकिन इसी के चलते इस बयान को लेकर अब राधा चड्ढा ने क्या कुछ कहा है उसको आप सुनाते हैं आपको। कि हेमा मालिनी जी कितना किसानी के बारे में, खेती के बारे में, कृषि के बारे में जानती हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश जानता है। ये कमाल की बात है कि हेमा मालिनी जी समझ रही हैं और भाजपा समझ रही है कि इन काले कानूनों से क्या फायदा होगा, लेकिन इस देश का एक भी किसान जिसके पक्ष में ये बिल बना है, मोदी सरकार कहती है, जिसके हित के लिए मोदी सरकार कहती है बिल बना है, वो नहीं समझ रहा। एक भी किसान इन 3 काले कानूनों से क्या फायदा होगा किसानों को, खेती को, ये नहीं समझ पा रहा है। लेकिन हेमा मालिनी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी समझ पा रही है कि क्या खुफिया फायदा होने जा रहा है। ये खुफिया फायदा वास्तव में देश के 2-3 उद्योगपति जो मोदी जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं उनको होगा। देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार किसानों का जो हल्ला बोल जारी है, तो इसी के चलते अब कल बातचीत होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में, क्या कुछ लग सकता है, क्या लग रहा है कि अब क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या किसानों के हक में ये बातचीत हो सकती है अभी भी? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो किसानों की जो डिमांड है यानी कि कृषि कानून को वापस लेने की, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी दरवाजा खटखटाया था, मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अगर आप कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हम रास्ता निकाल सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फटकार पड़ने के बावजूद भी केंद्र सरकार अभी भी इसी मुद्दे पर ही हुई है कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, मगर हाँ संशोधन करने के लिए पूरी तरीके
तरीके से कोशिश की जा रही है, मगर वो कोशिश भी अब धरातल पर विफल नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के संगठनों के साथ जो सरकार की बातचीत हुई है वो लगभग वो विफल रही है। और अब जो 10वें दौर की बैठक होगी, यानी कि कल जो 15 जनवरी को जो बैठक होगी, वो भी लगभग आसार यही नजर आ रहे हैं कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और किसी सूरत में भी वापस नहीं लेगी, और कहीं ना कहीं कल की जो बैठक होगी वो भी विफल नजर आ सकती है। क्योंकि अगर बात करें किसानों की, तो किसान संगठनों के नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तो वो इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे, चाहे वो 26 जनवरी के लिए परेड में हो, या फिर कहें कह सकते हैं पूरे देश से किसानों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया हो, या फिर ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश हो। मगर तमाम कोशिशें किसान संगठन कर रहे हैं और किसान भी कर रहे हैं, मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकार अभी भी पीछे हटने के वाली नहीं है। और साफ कहा जा रहा है कि संशोधन जरूर किया जा सकता है, मगर देखना है वो संशोधन किस तरीके से किया जाता है। मगर किसान कहते हैं कि वो संशोधन नहीं चाहिए, सिर्फ कृषि कानून को वापस कीजिए। मगर देखना होगा कल जो बैठक होगी वो किस तरफ जाती है, मगर आसार अभी भी यही नजर आ रहे हैं कि कृषि कानून की जो कल जो बैठक है वो भी विफल रहने वाली है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से अब कल बातचीत होने वाली है सरकार और किसानों के, लेकिन इसी के बीच किसानों ने साफ कह दिया है कि बातचीत में सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उससे कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट है, जिस तरीके से कह सकते हैं किसान संगठनों के जो नेता हैं या फिर किसान हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये कमेटी उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक फैसला दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं है किसान। और लगातार यही कह रहे हैं कि अगर कल की जो बैठक होगी उसके अंदर अगर कमेटी के बारे में बातचीत की जाएगी और कमेटी के जो सदस्य हैं अशोक गहलोत जी, उसका नाम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कत आएंगी। और मगर किसानों की तरफ से साफ है कि कृषि कानून को लेकर वो कोई समझौता नहीं चाहते हैं, कृषि कानून को सिर्फ वापस कराना चाहते हैं। जी राजीव, इसी के चलते अब किसानों ने ये कहा है कि 18 जनवरी को महिलाएं ये ट्रैक्टर परेड में भी शामिल होगी, प्रैक्टिस भी की जा रही है, लेकिन इसी के चलते अब मुख्यालय पर भी ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा महिलाओं द्वारा। क्या लगता है अब क्या आगे की रणनीति ली जा सकती है आगे की? जिस तरीके से लगातार किसान जो है वो सरकार को कोशिश कर रहे हैं प्रेशर डालने की, और वो प्रेशर नजर भी आ रहा है, मगर सरकार किसी भी सूरत में कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कृषि कानून वापस लेते हैं तो जो कॉर्पोरेट घरानों से जो उनकी जो कह सकते हैं बातचीत हुई है या फिर जो भी डील हुई है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी में नजर आएगी। और कहीं ना कहीं किसानों को भी पता है कि अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। मगर आंदोलन के अंदर अब महिलाओं को भी उतारा जा रहा है, महिलाओं से भी ट्रैक्टर चलवाकर कह सकते हैं ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, और 18 जनवरी को जो बैठक कह सकते हैं ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, ये सिर्फ टेलर है, यानी कि 26 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा किया जाएगा। जी तो राजीव, अगर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है और इसी के साथ जो मनोहर लाल जो सीएम है हरियाणा के, उन्होंने मंगलवार को अमित शाह से ये बातचीत की थी, बैठक की थी, और इसी के लेकर उन्होंने ये एक जो संशय था जो बरकरार है लोगों में कि क्या हाल ही में अब जो बातचीत होगी लगातार हो रही है लेकिन हर बातचीत बेनतीजा हो रही है। अब 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी, लेकिन इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो संशय है वो उसको खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी से जो किसानों की जो मांग है उस पर कोई ना कोई अमल लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सरकार के जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर अमित शाह हैं, वो लगातार यही कहते हैं कि आपकी बैठक के अंदर कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी और किसानों की जो आवाज है या फिर उनकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। मगर हर बार वही देखने को मिलता है कि बैठक विफल रहती है और कहीं ना कहीं से किसानों की उम्मीद होती है वो कैसे धराशायी हो जाती है। मगर जिस तरीके से आपकी जो बैठक है वो देखना होगा किस तरह जाती है। मगर एक चीज जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से बैठक की और बैठक के अंदर बातचीत की, वो कहीं ना कहीं किस नतीजे पर जाती है ये तो नहीं कह सकते, मगर हाँ ये जरूर है कल की जो बैठक होगी वो लगभग अभी तक यही रुझान निकल रहे हैं, अभी तक यही आंकड़े निकल रहे हैं कि कल की जो बैठक है वो विफल होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है और किसान सीधे कृषि कानून को वापस कराना चाहते हैं। मगर तो लगातार किसान सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए, कृषि कानून को रद्द किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी बीच अब एक और हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता स्वराज सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर, लगातार
आपसे बातचीत हो रही है, तमाम मेहमानों से बातचीत की जा रही है। एएनबी न्यूज की तरफ से एक ही मुद्दा उठ रहा है लगातार, किसानों के प्रदर्शन का 50वें दिन तक पहुंच चुका है किसान आंदोलन, लेकिन इसी के चलते हर बातचीत सरकार से जो नाकाम साबित हो रही है। लेकिन अब जो कल बातचीत होगी, क्या लगता है, कितनी उम्मीद है इस बातचीत में, कितनी आशंका जताई जा सकती है कि इस जो कल बातचीत होगी? जी, मैं तो ये कह रहा हूँ सकारात्मक है, बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए, सरकार की समझ में आना चाहिए। और सरकार को कल की वार्ता में कम से कम एमएसपी को गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन, दो बातों पर जरूर विचार करना चाहिए, कम से कम ये कर देना चाहिए। जी तो सर, अब ये कहा जा रहा है कि अगर लगातार सरकार अभी भी तारीख पे तारीख दे देगी तो आने वाले जो समय है वो और ज्यादा ये किसान आंदोलन उग्र होता रहेगा। क्या आगे की रणनीति रहने वाली है अब आपकी? आगे की रणनीति ये है कि गणतंत्र दिवस पर किसान परेड की तैयारी कर रहा है, ट्रैक्टर ले जाके परेड करेगा, तिरंगा झंडा लगा करके। लेकिन सर, इसी के चलते अब किसानों का कहना है कि बातचीत के लिए तैयार है सरकार से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उस पर कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों? आखिर कहाँ पेच अड़ रहा है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, चारों के चारों सदस्य पहले ही इस अध्यादेश का जो समर्थन कर चुके हैं। और पंच को कभी पक्ष नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ये जो चारों पंच मध्यस्थता के लिए बनाए पहले ही पक्षकार बने हुए हैं और तीनों इन काले कानूनों का जो ये पहले ही समर्थन कर चुके हैं, इसलिए कोई भी किसान संगठन इनसे वार्ता करने को तैयार नहीं है। तो सर, एक क्वेश्चन ये भी है, एक सवाल ये भी है, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से तो आपके हक में भी है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी भी ना हो। ऐसा क्यों? क्या भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर? दखलंदाजी कुछ नहीं कर रहे, उस जो समिति बनाई है उससे बाहर से नहीं कर रहे। बस दखलंदाजी क्या है सर? रोक लगा दी ना, रोक लगा दी है जो आप मांग कर रहे थे लगातार। रोक लगा दी है, लेकिन अगर समिति ने अध्यादेश के फेवर में रिपोर्ट दे दी तो फिर उस रोक का क्या फायदा है? रोक आपको कैसे लगता है सर, फेवर में है सरकार के सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट फेवर में नहीं, दबाव में है। आज मीडिया पे और कोर्ट पे बंदूक का पहरा है सरकार की का। ठीक है सर, तो अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? लगातार अब 26 जनवरी की अगर बात करें, उसको लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, गणतंत्र दिवस पर जनपद में परेड करेंगे ट्रैक्टरों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। लगातार दिल्ली के तमाम बोर्डों पर किसानों का हल्ला बोल है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्सपर्ट कमेटी बनाने के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को होने वाली 10वें दौर की बातचीत पर यह संशय बना हुआ है। मीटिंग को लेकर सरकार ने बुधवार को सीनियर अफसरों और वकीलों से ये चर्चा की है। वकीलों की सलाह और सभी कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद आज ये अंतिम फैसला लिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें कल की, यानी कि 15 जनवरी की सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत होने वाली है, किसानों ने इसको लेकर कहा है कि वो सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसान जथेबंदियों ने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात नहीं करेंगे। तो इसी के चलते आपको बता दें कि किसान जथेबंदियों ने ये साफ कर ही दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन इसी के चलते आपको अभी किसान नेता से हम जुड़े थे, एक मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, शिवराज जी, उन्होंने क्लियर किया है कि हम किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट से बातचीत नहीं करेंगे, उन्हें विश्वास नहीं है। उनका कहना है कि वो सरकार के हक में ये बात कर रहे हैं, ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन इसी के चलते अब जो कल मीटिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं हर जो बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हुई है, 9वें दौर की जो बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बातचीत में तारीख पे तारीख दी गई है। तो इसी बीच हमारे एक और मेहमान बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उमेद सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, लगातार किसान का जो प्रदर्शन है वो 50वें दिन जा पहुंचा है। दिल्ली के तमाम बोर्डरों पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है। लेकिन अगर बातचीत करें कल के जो समाधान की जो बातचीत होने वाली है किसान और सरकार के बीच में, क्या लगता है कि कितनी उम्मीद जताई जा सकती है कल की बातचीत में? नहीं, बिल्कुल ही बड़ा दुखद है कि इस ठंड में किसान काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक समझ में नहीं आ रहा है कि किसान भाई की टीम जो है, प्रतिनिधि मंडल मिलता है और सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है किसानों के उत्थान के लिए,
उनके जो है फायदे के लिए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जब से किसानों ने प्रधानमंत्री बनाए हैं, लगातार 2014 से इनके लिए जबरदस्त एक से एक काम कर रहे हैं। लेकिन आज किसान बैठक करता है, निकल के आते हैं, बैठक में काफी अच्छी बातें चलती हैं, लेकिन जब निकल के आते हैं तो कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्यों दिक्कत आती है कि फिर वहीं का वहीं पहुंच जाते हैं लोग। सर, यही एक सवाल है सबके देश, जो पूरे देश की नजर कल की जो बैठक में होने वाली है, लेकिन एक ही सवाल उनके दिमाग में है कि आखिर ये जो बातचीत है वो कब तक यूं ही जारी रहेगी, ये किसानों का समाधान है वो क्यों नहीं हल होता हुआ नजर आ रहा है, आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ है। देखिए, किसानों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि वो भी समझने की कोशिश करें या समझें, और पूरे देश के किसानों के हित में है जो बिल आया है उसके बारे में, या फिर समझाएं कि क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्यों ऐसा। क्योंकि पूरे देश का किसान, हम केवल 2-3 प्रदेश के किसान, कुछ जो है वो राजनीति हो रही है और जो वो लोग कहें उसको भी सरकार मानी है, उनके कई चीजों को उस पे माने, उनके जो है उस पे लिए तैयार हैं, फिर भी क्यों उस पे कि नहीं, बस वहां बात होती है और निकलने के बाद कौन लोग ऐसा जो है उसको उल्टा कर देते हैं कि मैं तो बिल को वापस करने के नीचे मानूंगा ही नहीं, और फिर बैठक की डेट पे तैयार है बैठक करने के लिए। ये उनको भी समझना है कि अगर 85% किसान पूरे देश के लिए फायदा हो रहा है तो फिर हमको जो है कहीं ना कहीं हल तो निकालना पड़ेगा ना। ऐसे तो अब 50वें दिन तक लगातार ये बातचीत, अब जिस तरीके से लगातार जो बातचीत की जा रही है, हर बातचीत बेनतीजा हो रही है, और दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर किसान भी बैठे हुए हैं, 60 से ज्यादा, आपको ये तो पता ही होगा, लगातार न्यूज देख रहे होंगे आप कि 60 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। सर, कहीं ना कहीं तो ये हल निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल निश्चित, सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, किसानों के साथ है, किसानों के फायदे के साथ है, किसानों के साथ पूरी तरह से जुड़ी है। किसान अपना प्रस्ताव रख रहे हैं और उस प्रस्ताव पे पूरा समाधान होने के लिए पूरी तरह से मदद कर रही है सरकार। तो चलिए, इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पवन शर्मा। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। शुक्रिया जी। तो सर, जिस तरीके से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इसी के चलते विपक्ष को कहा तो ये जाता है कि विपक्ष की अहम रोल होता है हर जगह। तो आपकी तरफ से अगर पूछा जाए, क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, हमारी इसमें तैयारी का कोई मतलब नहीं है, तैयारी तो सरकार को करनी चाहिए। तो सर, विपक्ष का भी तो अहम रोल होता है ना, आप भी तो समर्थन में है ना, तो आप भी दबाव डाल सकते हैं ना। सरकार के ऊपर दबाव उस सरकार के ऊपर डाला जाए जो सरकार जो सुनने वाली सरकार हो। ये तो निर्दयी सरकार है, ये तो एने केने प्रकार ने इस आंदोलन को बदनाम करके और इनको खत्म करना चाहती है। अब पहले जो था, कभी एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास होता था, अब वो भी विश्वास लोगों का डगमगाने लग गया है। अब हमें समझ में ये नहीं आता है कि सरकार करना क्या चाहती है। आप मुझे बताइए, 85% किसान जो है वो इससे नाराज हैं, और उनको नाराज करके, और आप देखिए पिछले 50 दिन से 60 किसानों की मौत हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, बाहर के देशों पे कहीं मौत हो रही है उसके ऊपर तो ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन किसानों के प्रति कोई संवेदना है ही नहीं उनकी। तो सर, ट्वीट तो आप लोग भी कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी भी तो कर रही है ट्वीट पे ट्वीट, लेकिन कोई समाधान आपकी तरफ से भी नहीं निकल कर आ रहा। तो आप पूरी तरीके से दबाव भी डाल सकते हैं ना सरकार पर। ये नहीं आ रहा है कि आज की मीडिया जो है, जो सरकार से सवाल करना चाहिए वो सवाल सर से किया जा रहा है। हम दोनों से सवाल कर सकते हैं सर, मीडिया सभी से सवाल करती है, लेकिन अब फिलहाल जो मुद्दा है ना वो किसानों को लेकर है, राजनीति मंडराने लग रही है किसानों को लेकर। इसका समाधान सरकार को करना है, विपक्ष को नहीं। विपक्ष उन किसानों के साथ में खड़ा हुआ है डे 1 के ऊपर, और डे 1 से उनके साथ में खड़ा हुआ है और विरोध कर रहा है अपने। आप देखिए, 2 करोड़ किसानों का एक सिग्नेचर किया हुआ पत्र राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचाया हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं तो होगा क्या इस देश में? तो चलिए उमेश जी, आप बताइए, इनके सवालों का जवाब दीजिए। मैडम देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता का अपना उसूल है, उनको बोलना चाहिए, और विपक्ष में है, उनको जो है मुद्दा उठाना चाहिए। केवल ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। इसमें किसान जो है सभी के हैं, किसान अन्नदाता है पूरे देश का। राजनीतिकरण की जा रही है सर, बेचारे किसान पीस रहे हैं ठंड में, आप देख नहीं रहे। 50 दिनों से लगातार दिल्ली की तमाम सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डरों पर बैठे हैं, 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। सर, राजनीति तो मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए।
तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली में ठंड प्रचंड है और शीतलहर से पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है और दिल्ली में एक बार फिर कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। आपको बता दें, जो विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुसाफिरों की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है और सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। ये पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, तो वहीं ये सफदरजंग में 2 डिग्री 1 जनवरी के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली में तापमान इतना नीचे गया है और 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से ये 3 दिनों तक इसी तरह का ये मौसम बना रहेगा और वहीं तापमान में गिरावट भी आ सकती है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पहलगाम में पारा -12 डिग्री तक गिर गया है और आपको बता दें कि तापमान -10 डिग्री दर्ज किया गया है ये गुलमर्ग में। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में भी बुधवार को न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, जो पिछले 9 सालों में सबसे कम है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी न्यूनतम तापमान माइनस में जा पहुंचा है। वाराणसी और प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम ही दर्ज किया गया है। बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से उत्तरी पश्चिमी सर्द हवाओं के शनिवार से मैदानी इलाकों की ओर आने के साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई ही है। काम नहीं है, पहले बसें भी आती थी, अब बसें भी नहीं आ रही हैं, तो अब इंतजार करना पड़ रहा है। इको वाले भाई लाएंगे या दूसरी कोई बस लेके आएगी, इधर से कोई बंदा पैदल आएगा तब आएगी हमारे ऑटो में सवारी। अब सवारी नहीं है तो क्या करें सर, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कि तो हम लेके चले, अब सवारी नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे सर। अब मालिक की झाड़ी भी है, 500 रुपये झाड़ी है। अब धीरे धीरे देख के देंगे भाई, सब कुछ आएगा। जब आएगी नहीं, सवारी नहीं मिलेगी तो किराया ही चढ़ेगा हम पे। मालिक कहेगा कि क्या कर रहे हो। अब जब काम ही नहीं होगा तो मालिक को कैसे झाड़ी देंगे। की वजह से, कोहरे की वजह से बहुत परेशानी है। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना, रोड पर गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत हो गई है और यहाँ सिंधु बॉर्डर प्रोटेक्ट हो रहा है किसानों का, इसके आगे जाने नहीं दे रहे हैं। अभी तो यही बॉर्डर पर लाके छोड़ देते हैं जहाँ पे पुलिस का प्रोटेक्ट हो रहा है। उसके बाद अपने आप सवारी जाती है, पैदल जाती हैं। तो पैदल ऐसा कितना दूर जाना होता होगा उन्हें? उनको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और आगे जाना होता है। 5 किलोमीटर के पास। तो अभी आपकी आय में कितना फर्क है? मतलब बहुत ज्यादा फर्क आया। तो 200-300 रुपये भी काम नहीं हो पाता है। और ऑटो आपका किराए का है, तो किराया कितना होता है ऑटो का? किराया का जी हमारे 300 रुपये किराया है। नहीं भैया जी, अभी तो फिलहाल सवारी क्या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना सवारी दिखाई दे रही ना इंसान दिखाई दे रहा, और पहले से बहुत ज्यादा दुख। तो इसी तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिमला से अनीश जुड़ गए हैं। अनीश, उत्तर भारत में जो ठंड का कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जी देखिए, अगर सुबह की और शाम की बात की जाए तो जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि जो कोहरा है, कोहरे की मार भी जो शिमला में देखने को मिल रही है। ऊपरी क्षेत्र में जो तापमान काफी -डिग्री से काफी नीचे चल रहा है। जी।
तो अनीश, इसी के साथ अब लोगों का ये कहना है कि जो ड्राइवर है या बस चालक हैं या ऑटो चालक की अगर बात करें तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि ठंड के चलते लोगों का आना जाना सब बंद हो गया है, इसी के चलते उनकी जो रोजी रोटी है उन पर भी असर देखने को मिल रहा है। क्या असर वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है? जी देखिए, जिस तरह से अभी पीछे जो हिमाचल में जो बर्फबारी हुई थी उस टाइम जो काफी जो पर्यटक भारी राज्य से शिमला की तरफ उन्होंने अपना रुख किया था, तो कहीं ना कहीं जो होटल व्यवसायी है उनका जो कारोबार चल पड़ा, लेकिन अब कुछ दिनों से जो मौसम वो साफ है और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी तक जो मौसम साफ रहने की उन्होंने बात की है। 16 जनवरी के बाद जो है दोबारा से जो वो ऊपरी क्षेत्र में जो वो मौसम खराब हो सकता है। साथ ही उन्होंने जो हिमपात की जो चेतावनी जारी की है। इसके साथ जो पर्यटक है जैसे ही हिमाचल में बर्फबारी होती है तो जो पर्यटक है वो बर्फबारी देखने का लुत्फ लेने के लिए हिमाचल की ओर जो है वो रुख करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनीश। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश भर में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। मकर संक्रांति को देश भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है और आपको बता दें कि उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। असम की अगर बात करें तो असम में इस दिन को ये बिहू और दक्षिण भारत में इस दिन को ये पोंगल के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन ये पतंगबाजी का आयोजन भी किया जाता है और इस दिन बच्चे बुजुर्ग सभी पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के मौके पर कोलकाता में लोगों ने ये बाबू घाट पर ये उगली नदी में स्नान किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल के लोक आस्था का लोकप्रिय मेला खिचड़ी मेला आज से शुरू हो गया है। हालांकि ये मेला नए साल के प्रथम दिन से ही चल रहा है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये पीठाधीश्वर के रूप में गुरु गोरखनाथ को आस्था की ये खिचड़ी चढ़ाई। और वहीं आपको बता दें कि परंपरागत रूप से मनाई जाने वाली मकर संक्रांति की शुरुआत की और खिचड़ी चढ़ाने के बाद मंदिर के भ्रमण पर निकले गोरक्षी पीठाधीश्वर ने लोगों को मकर संक्रांति पूर्व की शुभकामनाएं भी दी है। ये तिल संक्रांत आज पूजन गंगा में आकर के तीर्थ करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, बाल बच्चा का सुमति देना चाहिए और इससे सब आगे संस्कार बढ़ेगा। और ये त्यौहार मना करके अपना घर में चूड़ा दही तिलकुट मस्का अपना देवी देवता करके पाना चाहिए। ये मकर संक्रांति क्या मायने रखते हैं? ये पुष महीना में 14 जनवरी का तिल संक्रांत ये होता है हम लोग का आश्रम में। हम लोग तो बिहार का लोग हैं और हम बंगाल में आए हैं। छोटा बेटा लेकर के कि हम जाएंगे, बेटा चलो बाबू घाट हमको नहा दो, आज तीर्थ का टाइम है। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर की तरफ। मथुरा से बड़ी खबर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक धुंध से गाड़ियां टकराई है। हादसे में ये 3 की मौत हो चुकी है और आधा दर्जन लोग ये घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के चलते काफी देर तक ये यातायात ये बाधित भी रहा और पिकअप गाड़ी के डिवाइडर से ये टकराने के बाद ये दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। मथुरा से बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर ये धुंध से गाड़ियां टकराई है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और आधा दर्जन ये घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में हादसे के चलते काफी देर तक जो यातायात है उससे भी काफी ये बाधित हुआ है। बताया ये जा रहा है कि बड़ा हादसा हुआ है मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध के कारण। और आपको बता दें कि हादसे में 3 लोगों की ये दर्दनाक मौत हो चुकी है और आधा दर्जन ये लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के चलते काफी देर तक यातायात ये बाधित भी रहा था। काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लंबा जाम लग गया है इस हादसे के चलते। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।